नमस्कार, मैं शिवांगी ब्रह्मा। आज वर्ल्ड अस्थमा डे पर डिकोडिंग अस्थमा एपिडेमिक इन न्यू जनरेशन एंड टुडेज टाइम हमारे साथ अस्थमा के स्पेशलिस्ट जो 44 इयर्स से इस क्षेत्र में बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा नमस्ते। आपके समक्ष आज अस्थमा को इस विषय को आपके लिए डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड एस्थमा डे के बारे में कुछ बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बॉडी जीना ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा 1998 से ये देखा गया कि अस्थमा के कारण कोई इलाज नहीं हो रहा, अस्थमा से लोग परेशान हो रहे हैं और कोई सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अस्थमा क्या होता है, क्यों होता है, अस्थमा से डेथ हो रही है, सब परेशान है। डॉक्टर्स को किसी को गाइडलाइंस नहीं मालूम। तो उन्होंने क्या किया, ग्लोबल इनिशिएटिव अस्थमा को 1998 में हर मंगलवार 5 मई प्रति वर्ष 5 मई को उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड अस्थमा डे मनाएंगे। उद्देश्य ये है कि अस्थमा क्या होता है उसकी जानकारी दें, अस्थमा के लक्षण क्या होता है उसकी जानकारी दें, अस्थमा का इलाज क्या करना चाहिए, गाइडलाइंस तय कर दी, और अस्थमा के क्या नुकसान होते हैं अगर आपने अस्थमा की दवाई ली। इसलिए हम हर प्रति वर्ष 5 मई को मंगलवार को हम अस्थमा दिवस मनाते हैं। सर, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी व्यूअर्स के लिए क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं जो वो खुद आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत डिले हो जाता है। तो किस समय उनको डॉक्टर्स के पास अप्रोच करना देखिए, चाहिए। सबसे बड़ी बात है अस्थमा में क्या, रिपीटेड हर समय आपको वैसी ही प्रकार की खांसी, वैसी ही खांसी, स्पेशली व्हेन यू कम इन एक्सपोज टू डस्ट या कोई एयर पॉल्यूशन या बदलता मौसम या वातावरण बदलना, अचानक ठंडा मौसम होना, पॉल्यूशन होना, या जैसे होली दिवाली पे समय बदलना, आपको क्या होता है, खांसी, तेज खांसी। दूसरा व्हीजिंग के साथ सीटियां आने लगती है, क्योंकि क्या होता है, श्वास नलिका सिकुड़ जाती है, तो उसमें से जब हवा पास होती है व्हीजिंग साउंड होती है, इट इज एक्सपिरेटरी व्हीज। तीसरा आता है सीने पे इतना दबाव, चोकिंग, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, और ये खांसी बार बार होती है, बार बार होती है, वैसी ही खांसी होती है, और कोई साधारण दवाई लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली इसके लक्षण होते सर, इनहेलर इनहेलर का जो इस्तेमाल है उसके बारे में आप थोड़ा हमारे हैं। देखिए, व्यूअर्स को सबसे बड़ी बताएं। ये देखा गया है कि हम कोई भी गोली देते हैं तो उसकी डोज बहुत ज्यादा होती है। मुंह से आप दवाई लेंगे तो उसको करीब आधा एक घंटे बाद जाके काम करने लगेगी, पहली चीज। उसकी डोज बहुत ज्यादा होती है, तो कईयों को जब हम सैलिमिटामॉल की टैबलेट्स पहले दी थी गई थी एसिलिन के नाम से, तो उनके ट्रेमर्स होने लगते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है, और रिलीफ बहुत कम, 10%। गोली की डोज है 4000 माइक्रोग्राम, और हम देते हैं 100 माइक्रोग्राम। तो जब हम इनहेलर भी देते, इनहेलर से लिया, तो भाई सीधी फेफड़ों में, जैसे, क्योंकि भाई फेफड़ों में तकलीफ है, फेफड़ों की सांस नलिकाएं सिकुड़ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है और संकुचन कम हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, तो उसमें वीजिंग साउंड होती है। तो ये दवाई क्या करे, तुरंत एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड, लो डोज ऑफ स्टेरॉइड्स मॉलिक्यूल, प्रोटेस्टेरॉइड, फ्लूटिकासोन, और कुछ नाना प्रकार के स्टेरॉइड्स मॉलिक्यूल, तो इतनी कम मात्रा में काम करते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट जीरो, ब्लड में वो ज्यादा नुकसान नहीं होता, और तुरंत प्रभाव, बीटा 2 एगोनिस्ट के कॉम्बिनेशन में कहते हैं सिप इनहेलर, तुरंत प्रभाव। पेशेंट को 2 पफ दिए कि नहीं, विद 30-40 सेकेंड या मिनट थोड़ा ठीक हुआ, 5 मिनट में काफी ठीक हो जाता है, और ट्रेमर्स वगैरह कुछ नहीं होता। इनहेलर इज अ स्पाइन ऑफ मैनेजमेंट। इनहेलर में 3 प्रकार की दवाई होती है, कि स्टेरॉइड होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, और लामा होता है, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलर एगोनिस्ट एजेंट्स होते हैं। तो अभी जीना ने न्याय दे रहा है इसकी सिप हेलर, मतलब थ्री सिंगल इनहेलर कैरिंग 2 ड्रग्स और 3 ड्रग्स। इट इज वेरी इफेक्टिव, इट इज इमरजेंसी मेडिसिन। अगर आपको इनहेलर नहीं और अस्थमा का अटैक हो गया, तो निश्चित पर इसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। इमरजेंसी एडमिशन से बचना है, अगर आपको अपनी मृत्यु से बचना है, इनहेलर हमेशा अपने साथ हमेशा रखें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली गई है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अस्थमा में जो ब्रेथलेसनेस होती है, तो हमारी श्वास ही हमारे जीवन की डोर को आगे ले जाती है। तो वो ब्रेथलेसनेस में, अस्थमा में जो इनहेलर का उपयोग है वो कितना महत्वपूर्ण है, डॉक्टर साहब ने बताया। सर, आप इसको विषय को हम आगे लेते हुए जानना चाहते हैं कि
हाइजीन, आजकल जो हम एक्सेसिव हाइजीन रख रहे हैं उसके बावजूद भी जो एस्थमा के अटैक्स हैं, एलर्जीज हैं, वो बढ़ रही हैं। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक हाइजीन हाइपोथेसिस आई है और ये देखा गया कि जो बच्चे ऐसे वातावरण में रहे कि बचपन से ही उनको नाना प्रकार के डस्ट माइट से उनको एक्सपोजर रहा, तो उनके अंदर इम्यूनिटी उनके केस में रही। लेकिन हमने क्या किया, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइजीन में रखा, उनको एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं। डेवलप। तो जब इम्यूनिटी डेवलप की, सडनली उनको एक्सपोजर हुआ, डस्ट माइट से हुआ, नाना प्रकार के पोल्स हुआ, तो they just react and react with serious spasm। तो ये वन ऑफ द हाइपोथेसिस है, हाइजीन हाइपोथेसिस के नाम से हम कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको ऐसा वातावरण दे दीजिएगा कि आपको सब चीजें वैक्यूम क्लीनर से क्लीन मिले, हर चीजें साफ सफाई मिले। नॉर्मल वातावरण में रखिएगा, साधारण वातावरण में रखिएगा, तो उनको हर तरह की इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि अस्थमा कैन प्रति वर्ष 4,45,000 डेथ्स होती है, प्रति वर्ष 4,45,000 डेथ्स होती है। उससे बचने के लिए आपको राइट फ्रॉम द बर्थ आपको उनको डेवलपमेंट देखना चाहिए, आपको उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, अस्थमा का डायग्नोसिस होना चाहिए, स्पायरोमेट्री होनी चाहिए, उसका डायग्नोसिस होना चाहिए और इस इनहेलर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए और उनको अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे मॉडरेशन में उनको बच्चों को एक्सपोजर भी देना चाहिए ताकि उनकी एक इम्यूनिटी डेवलप हो सके। सर, आजकल देखा गया है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी जो है एलर्जेंस एंड पोलन्स जो है। बिल्कुल, वातावरण में पॉल्यूशन इतना हो रहा है, लोग कहते हैं ना पॉल्यूशन, पॉल्यूशन आज की तारीख में इतना अधिक हो गया कि दिल्ली सेट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डर्टीएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। सो टॉप 10 कैपिटल्स में, मतलब सिटीज में दिल्ली का नाम आता है। तो पॉल्यूशन से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में बदलाव होने लगता है, इससे हमारा अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते हैं, सीओपीडी होने लगता है, लंग के अंदर ब्रोंकियो के कुछ में मॉड्यूलेशन होने लगता है, एंजियोजेनेसिस होने लगता है, हमारे लंग की कैपेसिटी कम होती है और कहते हैं कि जवानी में करीब आपके 5 से 7 साल तक उम्र कम हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज का फर्क तो पड़ेगा। अभी 1 मिनट में मैं 14 बार सांस लेता हूँ, हवा आती है जाती है, आती है जाती है, तो फर्क तो पड़ेगा। लंग्स में सबसे अधिक फर्क पड़ेगा और लंग्स में फर्क पड़ता है तो कहते हैं हार्ट अटैक्स। पॉल्यूशन डज गिव हार्ट अटैक्स। पॉल्यूशन के कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है, पॉल्यूशन के कारण कहते हैं डायबिटीज भी होने लगती है, पॉल्यूशन के कारण हाइपरटेंशन भी होता है। पॉल्यूशन इज जनरेशन ऑफ मेनी ऑफ द डिजीजेस, इवन लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर। तो पॉल्यूशन, क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है। आपको जैसे ही देखते हैं कि आपको वातावरण बदल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बेसिक कंसेप्ट है, अचानक तेज सर्दी हो गई, सर पे कैप लगा लीजिए, मफलर लगा लीजिए, बच लीजिएगा। आपको मालूम है होली दिवाली आपको प्रॉब्लम होता है, तो वातावरण के एक्सपोजर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबका थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अस्थमा के अंदर। किस तरह से जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो अस्थमा को इंक्रीज देखिए, करते दो हैं? चीजें हैं। एक तो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हम नहीं बदल सकते। ये देखा गया कि जिनका ये वन पेरेंट, फादर या मदर अगर अस्थमा से ग्रसित है, तो बच्चे को करीब 20 to 25% चांसेस अधिक होते हैं कि अस्थमा होने के। नंबर वन। Number two, we have to looking for a lot of genes. We are working on more than 250 genes. अभी तक कुछ जीन उसमें समझ में आया है, जैसे एक 33 जीन है, पकड़ में आया है। इनमें जिनमें ये जीन होता है उसमें अस्थमा के इंसिडेंस ज्यादा होता है। And now working on epigenetics. What is epigenetics? Epigenetics is a daily changing of yourself to the surroundings, to the food you are taking, to the environment you are living, the way you are living, and obesity, मोटापा होना, इन सब कारण दे आर एपिजेनेटिक्स, दे आर डेली इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम। और सबसे बड़ा देखा है कि आजकल इस साइकोसोमेटिक में, जैसे मम्मी ने कुछ कह दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, हमें को सांस का दौर होने लगता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई, इज इट ट्रू अस्थमा और इट इज अ अस्थमा Induced. मिमिक, but which is not asthma, but patient behaves like an asthma. This is an asthma mimic. Sometimes, but it is true that we have seen that the stress के कारण अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। It is a known factor. अस्थमा प्रेसिपिटेट करने का, इससे stress is a known factor, but sometimes it is not true asthma. But so spirometry is one of the module which can identify it is asthma or not asthma. डॉक्टर से संपर्क करें, आइडेंटिफाई करें। वंडरफुल।
सर अब क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में एक एक्शनेबल प्लान आप क्या हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? अस्थमा जड़ से नहीं जाता। अस्थमा इज अ क्रॉनिक डिजीज। नंबर वन, अस्थमा से डरे नहीं, घबराए नहीं, इनहेलर साथ रखें। जैसे आप मोबाइल को नहीं भूलते, इनहेलर को ना भूलें। आप फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, टैक्सी में हो, पार्टी में हो, कहीं जंगल में हो, कहीं पिकनिक में हो, you are carrying your emergency medicine. Emergency medicine is asthma inhaler. उसका डोज का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कैनिस्टर खाली हो गया, अस्थमा का इनहेलर कैरी हो गया। अस्थमा इज इनहेलर इज नॉट स्टिग्मा, इट इज नॉट, शर्म ना करें इनहेलर को, सबके सामने भी आप ले सकते हैं, घबराते क्यों हैं? अस्थमा इज नॉन कंटेजियस, अस्थमा एक से दूसरे को नहीं फैलता। बट अस्थमा का अटैक, एक सिंपल अस्थमा, स्टेबल अस्थमा भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 4,45,000 पीपल आर डाइंग एवरी, दीज आर द यंग डेथ्स, young children. They're in schools, they've gone on a picnic, they're in a flight, and they have failed to carry inhaler with them. हमने अपना बैगेज पकड़ लिया, सब्जी पानी की बोतल ली, खाने लिए, इन्हें भूल गए। अटैक हुआ फ्लाइट पे, and recently there have been few incidences. फ्लाइट पे उसको अटैक हुआ and he was not had inhaler and then death. At the same time, I request to the government of India, फ्लाइट्स में, ट्रेन में, इमरजेंसी मेडिसिन में अस्थमा इनहेलर अवश्य रखें। इट कैन सेव अ यंग लाइफ। दैट्स द मैसेज। अस्थमा इज अ क्रॉनिक डिजीज, इट विल कैरी ऑन, लेकिन कंट्रोल इट। नंबर वन, inhaler is the best friend. Brother, sister, father, mother is nowhere. No doctor will come. Inhaler is the answer. And खाओ पियो मस्त रहो, inhaler साथ रहो, identify triggers and be happy. मेरा यही मैसेज है वर्ल्ड अस्थमा डे में, डरो नहीं, घबराओ नहीं, अस्थमा के साथ जीना सीखो, और यही एक जिंदगी है सच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे बुलाने। आज वर्ल्ड अस्थमा डे पे एक बहुत ही उम्दा एजुकेशनल पॉडकास्ट डॉक्टर शर्मा के द्वारा दिया गया। प्राइमरी इंटरवेंशन, बिल्कुल आप इनहेलर रखें। सेकेंडरी इंटरवेंशन, नो योर ट्रिगर्स। एंड टर्शरी, अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट। Definitely, you will have a very beautiful prevention and management of asthma. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, ma'am.